दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था, आपको बताना है। ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, ईरानी परंपराओं के आधार पर शासन करने वाला गुलाम वंश का शासक गयासुद्दीन बलबन था और गयासुद्दीन बलबन ने सेना के सुधार के लिए दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना की। बलबन गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने इमाद उल मुल्क को दीवाने आरिज नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहा यानी महाजन बहुत धनी हो गए। ऑप्शन है मिन्हास उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ या आहया सरहिंदी। तो सही उत्तर शम्स सिराज अफीफ ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहू को धनी बनाने का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था। ऑप्शन देखिए, जौनपुर, हिसार, फतेहगढ़ और फिरोजाबाद। तो सही उत्तर फतेहगढ़। याद रखिएगा, फतेहगढ़ नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। उसने 1351 से 1388 तक शासन किया और इसका काल कई रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने नहर निर्माण, शहरों की स्थापना, बाग निर्माण आदि का कार्य किया। शेर शाह ने जिन शहरों की स्थापना की उसमें जौनपुर, फिरोज शाह ने जिन शहरों की स्थापना की उसमें जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु या महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सही उत्तर महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंश के शासक थे। याद रखिएगा, पल्लव वंश के शासक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त तथा मत्त विलास प्रहसन की उपाधि धारण की और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। पल्लव की राजनैतिक सत्ता का केंद्र कांची था और पल्लव वंश का सबसे प्रभावशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है किसने वाजपेय यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम या समुद्रगुप्त ने। तो सही उत्तर प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम जो है ये वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इससे इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित होती है। वह एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य को सभी दिशाओं में बढ़ाया। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए मंदिर और निर्माणकर्त्री रानी का मिलान करना है। तो आप देखिए ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, इसका निर्माण रानी कोलावती के द्वारा करवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण जो है वासटा के द्वारा करवाया गया था। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण ये त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा और विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल का निर्माण लोक महादेवी के द्वारा करवाया गया था। तो 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर शिवपुर महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये आपका सही नहीं है। मेगुती मंदिर एहोल, ये रविकीर्ति सही है। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल त्रैलोक्य महादेवी सही है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय। दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण महारानी वाष्टा जो कि हर्षगुप्त की पत्नी थी, इन्होंने करवाया था, न कि महाशिवगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको उपकरणों को सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली, तो सही उत्तर है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन सी। दोस्तों ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक अथवा खंड खाद्य पद्धति। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 19 से 24 तक के अध्याय खगोलीय उपकरणों और प्रेक्षणों को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है। हरा, लाल, नीला या काला। तो सही उत्तर हरा रंग। दोस्तों आप जान लीजिए कि अजंता चित्रों में हरे रंग का प्रयोग बहुत कम हुआ है, अन्य सभी रंगों का प्रयोग गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था, आपको बताना है। फिलिप, सिकंदर, कुरुश या फिर दारा। तो सही उत्तर कुरुश, ऑप्शन सी। याद रखिएगा भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता कुरुश था। कुरुश को साइरस द्वितीय भी कहा जाता है, जबकि डेरियस या दारा प्रथम ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान यूनानी शासक था जिसने पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को जीतते हुए ब्यास नदी तक जो है आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था। तो ऑप्शन है संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट या लाल बलुआ पत्थर। तो सही उत्तर लाल बलुआ पत्थर। और आप जानते हैं कि ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित जो मथुरा कला शैली थी, इसमें मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता था, और ईसा की प्रथम सदी से लेकर मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सही उत्तर सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अंकोरवाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह एक बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से 1153 के शासनकाल में हुआ था, और ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 के संगम लेखकों का सूची 2 में दिए गए उनके लेखों से मिलान करिए। तोलकाप्पियर, दोस्तों तोलकाप्पियर की रचना है तोलकाप्पियम, ए का दूसरा हो जाएगा। तिरुतक्क देवर, ये है तिरुतक्क देवर, आप देखिए इनकी रचना का नाम है जीवक चिंतामणि, मिलान कर लीजिए, बी का चौथा हो जाएगा। इलांगो अडिगल, इनकी रचना है शिल्पादिकारम, और शातान, इनकी रचना है मणिमेखलाई। तो सही मिलान आपका हो जाएगा, देखिए 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था। तो सही उत्तर जयचंद को, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया, और 1192 के तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर फतहनामा अरबों की सिंध विजय से संबंधित है। दोस्तों फतहनामा ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों द्वारा भारत को जीतने का काफ़ी प्रयास किया गया और सिर्फ कुछ ही भाग अरबी जीत सके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनका क्रम आपको बताना है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं
पर्सिपोलिस ईरान के हखमनी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर और राजधानी था। डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम के शासनकाल में ये महान शहर था। तो पर्सिपोलिस का दहन आप जान लीजिए, सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजय अभियान शुरू किया था। तो 522 से 486 ईसा पूर्व, 522 से 486 एडी में इसका जो है बहुत ही महत्व था। इसके बाद जो क्रम बनता है आप देखिए, सिकंदर द्वारा हिंदुकुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, ये जो है ये 327 ईसा पूर्व, यहाँ पर देखिए 327 एडी में ये घटना हुई थी। इसके बाद सिकंदर का भारत से वापस जाना आप जान लीजिए 326 एडी में, और सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेदिसस में विभाजन, तो ये आपका सबसे लास्ट में बेबीलोनिया की त्रिपेरेदिसस में उसके साम्राज्य के विभाजन के लिए समझौता हुआ था 323 एडी यानी ईसा पूर्व 323 बीसी में। यहाँ पे सारी घटनाएं बीसी की हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के नाते आप देख लीजिए। तो सही क्रम ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी घटनाएं ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय या परांतक प्रथम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा परांतक प्रथम ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा गया है? तो आप जान लीजिए नगरम। बहुत ही महत्वपूर्ण है नगरम। दोस्तों आप जान लीजिए चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम ये व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, और चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, अरसर शासक वर्ग सही है, मल्लवर 10 सही है, ईइनर शिकारी सही है, और बेनिगर चर्मकार ये आपका सही नहीं है। बेनिगर जो है ये व्यापारी वर्ग होते थे। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनिष्क के शासनकाल में ये जो विद्वान थे कनिष्क के समय के, इसमें ये जो है बेनिगर चर्मकार होते थे। अन्य विकल्प आपके सही है, बेनिगर व्यापारी होते थे न कि चर्मकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो आप जान लीजिए चोल शासन में जो सही क्रम है प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम, तो आप देखिए मंडलम, कोट्टम और नाडु। प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टम में होता था जो आजकल की कमिश्नरियों के बराबर होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे, जिले की संज्ञा नाडु थी। तो सही और क्रम हो जाएगा मंडलम, कोट्टम और नाडु। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो सही उत्तर राजराज प्रथम ने भू राजस्व निर्धारण के लिए जो है भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ कराया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है आपका कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। कारण है दोनों ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही है। दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था, बिल्कुल सही है। दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 240 ईस्वी में पहले शासक श्रीगुप्त से हुआ था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था और गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख दोनों के सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जानकारी के लिए कि गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे, आपको बताना है। समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से। तो सही उत्तर गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों ये मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में उदीचाचार्य द्वारा उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापना का वर्णन है। अगला है मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से, आपको बताना है। तो सही उत्तर मानकुंवर प्रयागराज से। आप जान लीजिए दोस्तों कि मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की अकेली ऐसी प्रतिमा जो कुमारगुप्त के समय मानकुंवर इलाहाबाद से मिलती है, ये अभय मुद्रा में सिंहासन पर आसीन है। इसका सिर मुंडित तथा ऊर्ध्वभाग नग्न और मांसल है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध थे। सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। कैसे, आप जान लीजिए। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रशस्ति काव्य में मिलता है, इसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उसे उत्तराधिकारी चुनने का भी वर्णन मिलता है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। गणतंत्री राज्यों ने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणामागमन के द्वारा उसके प्रचंड शासन को परितुष्ट करने की चेष्टा की थी। अगला प्रश्न है अदेव मातृक भूमि किस भूमि को कहा जाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी उस भूमि को अदेव मातृक कहते थे। यानी ऐसी भूमि जिसमें देखिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि अच्छे जनपद की विशेषता ये है कि उसकी भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। वह अदेव मातृक हो, यानी ऐसी भूमि हो जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। तो चूँकि वर्षा में 2 बार होती है, वर्षा वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए भारत में फसलें 2 बार काटते हैं। देश के प्राय समस्त मैदानों पर ऐसी सीलन रहती है जो भूमि को समान रूप से उपजाऊ रखती है। तो इसमें आप जान लीजिए कि अदेव मातृक भूमि उस भूमि को कहते हैं जो है सिंचाई के लिए जिसमें पर्याप्त वर्षा, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, उसे अदेव मातृक भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मध्यांतिक, तो मध्यांतिक ये कश्मीर और गंधार में तीसरी बौद्ध संगीत में नियुक्त धर्म प्रचारक थे। महारक्षित ये योन यानी यवन देश में, महाधर्म रक्षित ये महाराष्ट्र में, और सोन और उत्तर ये सुवर्ण भूमि में जो है नियुक्त धर्म प्रचारक थे बौद्ध धर्म के। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा सही कथन आपका हो जाएगा ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में रुम्मनदेही अभिलेख है। लुम्बिनी का रुम्मनदेही अभिलेख के अनुसार बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं। कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रेबो, इन सभी के उद्धरणों से मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में जो जानकारी है वो मिलती है।
मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि ये ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखक जैसे एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी और डायोडोरस के उद्धरणों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1951 में। दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए और प्रथम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चली। देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन उल्लेख करता है किसका? तो सही उत्तर है बौद्धों और कापालिकों का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन बौद्धों और कापालिकों का उल्लेख करता है। ये संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है। इसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किस धम्मपद में, किस ग्रंथ में शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या दीघ निकाय में? तो सही उत्तर सुत्त पिटक, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद सुत्त पिटक ग्रंथ का अंग है और सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि संबंधित थे किससे? तो सही उत्तर अरिष्टनेमि का संबंध कृष्ण से है। दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत तथा जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, सही है। दोनों ने एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की, सही नहीं है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, सही है। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बौद्ध मध्यम मार्गी थे जबकि जैन शुद्धतावादी थे। यानी जैन धर्म साधारण और शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता करता है, लेकिन बौद्ध मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये बौद्ध और जैन के बारे में एक समान नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतिम 4 तीर्थंकरों और उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, महावीर सिंह सही सुमेलित है। पार्श्व हाथी ये सही नहीं है क्योंकि पार्श्वनाथ शंख प्रतिनिधित्व करता है पार्श्वनाथ का। अरिष्टनेमि जो है ये अरिष्टनेमि का शंख करता है, अरिष्टनेमि का शंख करता है। और आप देखिए पार्श्वनाथ का सर्प फड़ है। आप देखिए पार्श्वनाथ का ये हाथी नहीं बल्कि ये सांप का फन या सर्प फण है और नेमि का नीलकमल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी पार्श्वनाथ का जो है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह सर्प फण है, न कि हाथी। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिनाथ तथा अरिष्टनेम 22वें हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? वशिष्ठ, गौतम, सुदास या पृथुवैन्य? तो सही उत्तर पृथुवैन्य ये प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य था, जिसने सबसे पहले हल और कृषि को जन्म दिया था। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है और इसमें मानव जीवन को सुखी तथा दुख रहित बनाए जाने वाले अनेक अनुष्ठानों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है और आप जान लीजिए ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से है कि लोथल और चन्हूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है जहाज निर्माण, मन का उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग या धातुकर्म। तो सही उत्तर मन का उत्पादन। दोस्तों चन्हूदड़ों और लोथल में मनके बनाने के कारखाने थे। इन मनकों को बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। वांछित आकार देने के फलस्वरूप इन पर पालिश की जाती थी, फिर इनमें छेद किया जाता था जिससे इनमें धागा डाला जा सके। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे किससे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से। तो सही उत्तर पक्की ईंटों से, ऑप्शन डी। दोस्तों सैंधव सभ्यता नगरी और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियाँ तथा स्नानागृह अच्छी तरह पक्की ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थीं। भवन 3 प्रकार के मिलते हैं: निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे देखिए यज्ञ वेदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से। बंदरगाह तो लोथल आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और चांदी का मुकुट कुड़ाल से। तो इस तरह से आपका सही मिलान 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन अंकित नहीं है? हाथी, गैड़ा, बाघ और बैल। तो सही उत्तर दोस्तों बैल वर्णित नहीं है पशुपति की मुहर पर। दोस्तों आप जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके सिर में सिंह है, कलाई से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हैं। मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ तथा एक गैड़ा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े दिखाई दिए गए हैं। इसमें से एक की आकृति खंडित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव की आकृति अंकित एक मुहरें मिली हैं। एक मुहर में पीपल की एक शाखा से एक श्रृंगी 2 पशुओं को निकलते हुए दिखाया गया है। और आप जान लीजिए कि मुहरों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से कई ताम्र पट्टिकाएँ मिली हैं जिन पर एक तरफ मुद्रा लेख खुदा हुआ है और दूसरी ओर सैंधव मुहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। तो पशुपति की मुहर से बैल जो है इसका चिन्ह अंकित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर सूची 1 में देखिए मेलुहा। आप देखिए मेलुहा, तो मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था। दिलमुन तो ये बहरीन के लिए, मक्कान या माकन ये मकरान तट के लिए और कुरगांव जो है ये मध्य एशिया से संबंधित है। तो 2, 1, 4 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी, आपको बताना है। रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। आपको बताना है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी। तो सही उत्तर आलमगीरपुर। दोस्तों आप जान लीजिए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी, आपको बताना है। तो धातु और कीमती नग ये हड़प्पा वासियों द्वारा आयात किए जाने वाली प्रमुख वस्तु थी। अगला प्रश्न है दोस्तों राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर घाटी। तो सही उत्तर राख की टीले
ये दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत में जो स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से मिलती है। और आप जान लीजिए कि यहाँ पर राख के टीले हैं, भस्म टीले या राख टीले इनको कहा जाता है। राख का जो टीला है वो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, दक्षिण भारत में मिला है। अगला प्रश्न है, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर कौन सा है, आपको बताना है। इसको क्रम से आपको सही करना है। तो देखिए ओसीपी काल, ओसीपी काल जो है ये ताम्रपाषाण काल है, ओसीपी काल। उसके बाद आता है पीजीडब्ल्यू काल, पीजीडब्ल्यू काल ये लौहकालीन काल है। एनबीपी मृदभांड, एनबीपी मृदभांड ये मृदभांड काल, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद आपका कुषाण काल आता है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हस्तिनापुर के सांस्कृतिक क्रम का नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता था। तो सही उत्तर है सरस्वती और दृशद्वती नदी। दोस्तों मनुस्मृति में दृशदती और सरस्वती के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। और दृशदती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दृशदती सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदियों में श्रेष्ठ यानी नदीतमा कहा गया है। और दोस्तों गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। और दृशदती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, सही है। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या मिले हैं, सही है। और पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, सही है। डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं, तो ये सही नहीं है। दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं और न कि उत्तर पुरापाषाण कालीन। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों लोगों की भूमिका रही थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, लियाकत अली द्वारा या शौकत अली के द्वारा। तो सही उत्तर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। और इस प्रकार से पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। अगला है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, ये किसने कहा था। तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा था। और इन्होंने सबसे पहले आर्थिक यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कहा, दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले ये बात की घोषणा की कि भारत का अधिकतर धन ब्रिटेन चला जाता है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था। तो सही उत्तर दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत के विचार की व्याख्या किसने की थी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या की।
और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रतिपादित किया और दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? किस शासक ने सेवेंथ पिलर को दिल्ली लाया था? महमूद गजनवी, सुल्तान बलवन, मोहम्मद गोरी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को टोपरा हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया। टोपरा स्तंभ लेख को उसने सोने का स्तंभ कहा और फिरोजाबाद में स्थापित कराया था। अगला है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और इसने ही ख्याल संगीत की उत्पत्ति तथा संगीत यंत्र सितार और तबला का आविष्कार किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद ये चिश्ती सिलसिला के संत थे। अगला प्रश्न है, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना किस अवधि की है? आपको बताना है। तो ये है 7000 से 6000 ईसा पूर्व। राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे और कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा या राखीगढ़ी? तो सही उत्तर अतरंजी खेड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अतरंजी खेड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। ये स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? ऑप्शन है देखिए, मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस या इस्तांबुल? तो सही उत्तर मेसोपोटामिया। हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। अरब सागर के तट पर स्थित लोकथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है देखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। देखिए, मनुस्मृति की रचना इसमें 220 ईसा पूर्व, रामायण की 31 ईसा पूर्व, चरक संहिता 78 ईस्वी में कनिष्क के समय में, और कुमार संभव ये गुप्तकालीन रचना है। तो सबसे पहले मनुस्मृति आ जाएगा सी, फिर रामायण बी, फिर ए और डी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, CBAD आपका सही क्रम है इन साहित्यिक ग्रंथों का। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जो इतिहास विषय से आयोजित की जानी है, उनके साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।